नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप भारद्वाज फिर से एक नए टॉपिक के साथ। और उम्मीद है कि आप बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपने बिना कहे इस वीडियो को शेयर कर दिया, दिल से धन्यवाद। और उम्मीद है कि आपका लेवल बढ़ रहा होगा, क्योंकि एक टीचर का कर्तव्य होता है जो भी उसके स्टूडेंट है वो उससे 10 कदम आगे निकले। अगर सही में अगर आप मेरे से पूछे कि वास्तव में टीचर क्या है, क्योंकि मुझे खुशी होगी जब आप सिलेक्शन लेंगे, मुझे खुशी होगी जब आप मेरे से 10 कदम आगे बढ़ेंगे। और वही जोश और जुनून मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं, क्योंकि जोश और जुनून अगर आपके पास होगा तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है, टाइटल से आपको पता चल रहा है। दूसरा, बहुत सारी चीजें आप तक पहुंचानी है, तो बिना बात किए हुए, बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो हमारा टॉपिक आज का क्या रहेगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक मैंने यहां पर पिक किया है, क्योंकि मैंने कहा था कोई भी टॉपिक आपका अधूरा नहीं रहने दूंगा। तो यहां पर अगर हम बात करें तो हमारा टॉपिक क्या होगा, बहुत ही प्यारा टॉपिक है। पहले आज बेस को मजबूत करेंगे, और जितना बेस मजबूत होगा उतना मेरा देश मजबूत होगा, और देश मजबूत होगा तो आप भी मजबूत होंगे, और आपके मजबूती से हर कोई मजबूत होगा। तो हमें क्या करना है, अच्छी चीजों को एक्सप्लोर करना है और नेगेटिव लोगों से सावधान रहना है। और एक बार यस कर दो कि सर हम पढ़ने के लिए तैयार हैं। उम्मीद है कि आप बिल्कुल अच्छे हैं। आज मैं बिल्कुल नाम नहीं लेने वाला हूं मैं आपका, क्यों? क्योंकि आज मैं एक प्रयोग करके देख रहा हूं कि नाम न लेने से कितना टाइम हमारा बचता है और कितना टू द पॉइंट हम पढ़कर ज्यादा मैक्सिमम पढ़ सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कल कैसा हुआ था, कल क्या हुआ था, बस डिस्कस चला, मैं उधर बीच में बोला तो टाइम कट हो गया, टॉपिक को कट करना पड़ा। तो मेरी बात को समझिए, सभी को सतह से पता तक राम राम नमस्ते पहले हो चुकी है। अब नोटबुक और पेन साथ में रखिए, जो आज पढ़ाऊंगा पूरे दिन में उसका रिवीजन करेंगे, नहीं तो देख लो फिर नाराज हो जाऊंगा। नाराज करोगे, गलत बात है। देखिए आज का टॉपिक हमारा क्या रहेगा दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है समास, जो कि एग्जाम में यहां से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहां पर अगर आप देखेंगे कि भाई समास को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, कंपाउंड कहा जाता है। सीधा आप याद रखेंगे, ये बेसिक पॉइंट है। क्या वैसे एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, लेकिन मेरे हिसाब से आपको पता होना चाहिए क्या समास को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है। समास को अंग्रेजी में कंपाउंड कहा जाता है। यहां तक क्लियर है? मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होगा। अगर हम बात करते हैं समास को अंग्रेजी में कंपाउंड कहा जाता है, क्लियर है। अब यहां पर सीधा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, क्या समास जो है, समास का विलोम शब्द क्या होगा। जो सीधा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा वही मैं आपको बता रहा हूं, लिखते जाएं, समास का विलोम शब्द क्या है। तो यहां पर आप देखेंगे समास का विलोम शब्द की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपका आंसर व्यास या विग्रह होगा। इस चीज को आप हमेशा ध्यान में रखिए, क्या व्यास और विग्रह आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, जो कि क्या होगा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और 99% मैं आपको यह भी बता दूं क्या कि समास का विलोम शब्द क्या पूछा जाता है, विग्रह ही, व्यास ही एग्जाम में आएगा, विग्रह आने की कम संभावना है। यह आपको याद रखना है। इसके साथ साथ एग्जामिनर यहां भी आपको थोड़ा कंफ्यूज करता है, क्या भाई संधि का विलोम शब्द क्या होगा। ये दोनों क्यों बता रहा हूं, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। संधि का विलोम अगर आपसे पूछा जाए, संधि का अगर विलोम आपसे पूछा जाए तो यहां पर आप देखेंगे संधि का विलोम क्या होगा, विच्छेद होगा। क्या होगा? विच्छेद। और मैं आपको बता दूं एक और चीज, विच्छेद के साथ साथ आप विग्रह को भी माइंड में रखेंगे तो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। क्योंकि दोनों ही इसके आंसर हो सकते हैं, तो कंफ्यूजन में ना रहे। भाई समास को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, इसको कंपाउंड कहा जाता है। क्लियर? उसके साथ साथ आप देखेंगे समास का विलोम शब्द व्यास होगा। व्यास का शाब्दिक अर्थ ही क्या है, फैलाव। और समास क्या होता है, संक्षेपण होता है। अभी आगे मैं बताऊंगा, पहले बेसिक नॉलेज हम समास के बारे में ले लेते हैं। क्या अगर मैं बात करूं व्यास, इस व्यास का अर्थ क्या है, फैलाव है। यह आपको याद रखना है। इसके साथ साथ अगर आप यहां पर देखेंगे समास का भाई विलोम शब्द व्यास है या विग्रह हो सकता है, और व्यास का क्या अर्थ है, फैलाव। और संधि की अगर हम बात करें तो संधि का विलोम क्या होगा दोस्तों, बिल्कुल सही कहा आपने, विच्छेद और विग्रह। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, इसको याद रखेंगे। अब फिर सीधा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, क्या समास का शाब्दिक अर्थ क्या, लिखते जाना। किसका भाई, समास का शाब्दिक अर्थ क्या है, समास का शाब्दिक अर्थ क्या है। और बिल्कुल आपने सही आंसर दिया गाइस, समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेपण है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, यह आपको याद रखना है। समास के शाब्दिक अर्थ की अगर मैं बात करूं, वेरी गुड, बिल्कुल आपने सही सोचा। एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, क्या समास का शाब्दिक अर्थ क्या है, संक्षेपण है। एग्जाम में पूछा जाता है ना, संक्षिप्तीकरण है। यह भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, जो कि आपको याद रखना क्या है,
संक्षिप्तीकरण है। इसके साथ साथ आप यहां पर देखेंगे संक्षिप्तीकरण है और यहां पर एक तरीके से संक्षिप्त भी हम लिख सकते हैं, तो ये भी आपका आंसर क्या रहेगा, सही रहेगा। अब देखो जी, समास का शाब्दिक अर्थ एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, यहां पर आप देखेंगे संक्षेपण है, संक्षिप्तीकरण है और यहां पर क्या है, संक्षिप्त है। मेरे ख्याल से यहां तक आपने लिख लिया है। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे, क्योंकि एक चीज जीवन में याद रखिए, जीतने वाले कुछ अलग काम नहीं करते हैं, लेकिन वो हर एक काम को अलग ढंग से करते हैं। अब यही समास है, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे और आपने एक बार पढ़ा तो एक बार जितनी ही नॉलेज आपके पास होगी, जब आप चीजों को बार बार पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते तो अभ्यस्त जब हो जाते हैं तो आप उसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं, तो आपको समझ में आता है कि ये तो एग्जाम में आएगा, ये तो नहीं आएगा। यहां पर जो जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और यहां पर वही मैं आपको बताऊंगा टू द पॉइंट। तो इसे कहते हैं वही पढ़ना जो एग्जाम में आएगा। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आपको पढ़ना कितना है, ये जरूर पता होना चाहिए किसको छोड़ना है। तो वही मैं आपको बता रहा हूं, वही पढ़े जो एग्जाम ओरिएंटेड हो, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। कोई भी डाउट हो आप ऑफलाइन वीडियो यहां पर नीचे कमेंट करिए, मैं आपकी हेल्प करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहां तक देखिए जी, समास का विलोम हो गया, यहां तक लिख लिया। चलिए आगे, नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे अगर मैं बात करता हूं, यहां पर देखेंगे क्या, किसकी भाई, समास की। अब समास की परिभाषा यहां पर कर लेते हैं, जो कि आपको पता होनी चाहिए। समास की परिभाषा, किसकी परिभाषा, समास की, जो आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लिखते रहें तो कंफ्यूजन में ना रहें, ठीक है। यहां पर मैं भी देख लेता हूं आपके कमेंट्स कैसे हैं। और आज मैं बिल्कुल नाम नहीं लूंगा, रीजन क्या है, क्योंकि मैंने आपसे एक वादा किया था क्या, कि भाई पढ़ने पर फोकस करें। अभी अभी मैंने एक्सप्लेन किया था, तो मुझे यहां पर ऐसी कोई समस्या दिख नहीं रही है कि आपको, क्योंकि नाम से काम नहीं बनता, काम से नाम बनता है। बात से सहमत हो तो मेरे शेरों एक बार यस कर दो, क्योंकि मैं आपको केवल वही पढ़ाना चाहता हूं जो कि आपके एग्जाम में आएगा, क्योंकि सब कुछ आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। और यही चीजें मुझे आपको बतानी है, क्योंकि मैं कुछ भी अपने पास नहीं रखना चाहता हूं, क्योंकि सब कुछ आपके पास जाए। मैं केवल यही चीज आपसे चाहता हूं कि सब कुछ आपको मिले, ठीक है। यहां पर हम देखेंगे कि अगर मैं बात करूं, यहां पर भाई परिभाषा हम कर लेते हैं क्या, क्या परिभाषा, ध्यान से देखिए, लिख लीजिए। समस्त पदों को ध्यान से देखना, क्या जी, समस्त पदों को संक्षिप्त करने की क्रिया को, समस्त पदों को संक्षिप्त करने की क्रिया को क्या कहा जाता है, समस्त पदों को संक्षिप्त करने की क्रिया को क्या कहा जाता है। बिल्कुल आपका आंसर सही है, समस्त पदों को संक्षिप्त करने की क्रिया को समास कहा जाता है, को क्या कहा जाता है, समास कहा जाता है, ठीक है। यहां तक क्लियर, मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं, समस्त पदों को। अब यहां पर आपके दिमाग में आना चाहिए, और आना भी चाहिए, नहीं आ रहा है तो, कि सर ये क्या भला है जो आप बता रहे हैं। देखिए सब कुछ आपको क्लियर कट है क्या जी। अगर मैं इसकी बात करता हूं, किसकी, समस्त जो पद है, अब यहां पर क्वेश्चन आना चाहिए, समस्त पद किसे कहेंगे। देखिए जी, यहां पर मैं एक चीज आपको बता देता हूं, समस्त पद का मतलब क्या है, नोट कर लेना इस पॉइंट को, जो आपके काम आएगा। समास के नियमों से निर्मित शब्द को, समास के, लिख लो, समास के नियमों से, समास के नियमों से निर्मित शब्द को क्या कहा जाता है, निर्मित शब्द को क्या कहा जाता है। यहां पर हम देखेंगे समास के नियमों से निर्मित शब्द को समस्त पद कहा जाता है। फिर एक और क्वेश्चन आपके एग्जाम में उठता है बड़ा प्यारा सा, ये जो समस्त पद है इसका अन्य नाम एग्जामिनर पूछता है। अब यहां तक समझ में आ गया, प्रैक्टिकल भी बताऊंगा। देखिए इसका अन्य नाम क्या होगा, और बिल्कुल आपने सही कहा सर, इसका नाम होगा सामासिक पद होगा जी। क्या होगा, सामासिक पद होगा, इसको याद रखिए, क्या होगा, सामासिक पद, आप इसे याद रखिए, ठीक है, क्लियर जी। और यहां पर अगर मैं बात करता हूं, इसका अन्य नाम सामासिक पद है। समस्त पद या सामासिक पद ये दोनों एक ही टर्म है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। समास के नियमों से निर्मित शब्द को क्या कहा जाता है, सामासिक पद कहा जाता है, समस्त पद। अब ये क्या होता है समस्त पद और सामासिक पद, एग्जाम में देखिए यहां पर आगे मैं इसका एग्जाम्पल देता हूं। और समस्त पदों को संक्षिप्त करने की क्रिया क्या होती है, इसको देखिए। यहां पर एक एग्जाम्पल मैं लेता हूं,
अगर मैंने यहां पर लिखा क्या, ध्यान से देखिए, राजा राजपुत्र लिखा मैंने, ध्यान से देखिए, तो अगर आपसे एग्जामिनर पूछे कि ये है क्या, अगर कोई आपसे पूछे है क्या, तो पहला तो आपका आंसर क्या होगा कि ये समस्त पद है जी। ये क्यों है ये भी मैं आपको जवाब दूंगा, क्या है, समस्त पद है। इसी को कहते हैं सामासिक पद है, जो आपको याद रखना है, क्या है, सामासिक पद है। बिल्कुल सर सही बात है। इसके अलावा ये आपको क्लियर है। अब यहां पर देखो जी, कोई भी समस्त पद या जो सामासिक पद होता है, ये एक ही तो बात है, दोनों याद रखिए। ये भाई राजपुत्र एक समस्त पद है, सामासिक पद है। क्यों, अब यहां पर फिर से मैं एक बार बता देता हूं, ये समास के नियमों से निर्मित शब्द को ही कहा जाता है, समास के नियमों से, समास के नियमों से निर्मित शब्द को क्या कहा जाता है, समास के नियमों से निर्मित शब्द को क्या कहा जाता है, वेरी गुड, बिल्कुल सही कहा आपने, क्या कहा जाता है, समस्त पद। अब ये देखो क्यों है ये समस्त पद, देखो जी, जो समस्त पद होता है, अब ध्यान से देखना, ये क्या है, समस्त पद, ये क्लियर कट है। अब इसमें जी दो पद होते हैं, याद रखना, मुख्य रूप से दो पद होते हैं। अब ये दो पद भी दो भागों में बटे हुए, यहां पर आप देखेंगे और फिर यहां पर दूसरा देखेंगे। अब यहां पर आप देखेंगे जिसे क्या कहा जाता है, पूर्व पद कहा जाता है। ध्यान से देखिए, पूर्व पद है ना, इसको उत्तर पद कहा जाता है, जो दूसरा पद होता है। इसको आप ध्यान रखिए, क्या, जो पद होते हैं, पद जो हैं, इसके दो भेद हैं। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, मुख्य रूप से दो ही भेद हैं। वैसे बहुत सारे ऐसे समास है, जैसे मैं तन मन धन कहूं तो द्वंद्व समास होता है, वहां पर आपको दो से ज्यादा पद आपको दिखाई देते हैं। लेकिन यहां पर अगर हम बात करेंगे क्या, कि हम बात कर रहे हैं जो समस्त पद है उसके मुख्य रूप से दो होते हैं। ये जो पूर्व होता है, इसको आप पहला पद भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, पूर्व पद कह सकते हैं। ओके, क्लियर, इसको पूर्व पद कह सकते हैं, पहला पद कह सकते हैं। अब उत्तर पद की बात करें, इसे द्वितीय पद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, द्वितीय पद कहा जाता है। इसी को गाइज आप दूसरा पद भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अब आप कहेंगे कि सर आप ये नाम हमें क्यों बता रहे हो, पहला पद पूर्व पद, है ना, क्लियर, क्यों मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि गाइस एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आता है कि किस समास में पहला पद प्रधान है, किस समास में दूसरा पद प्रधान है। जब तक आपको ये नहीं पता होगा, कैसे आप समास को ढूंढ पाओगे। तो ये बेसिक नॉलेज आज इस सेशन में मैं आपको दे रहा हूं कि ये कीवर्ड एटलीस्ट आपको पता होने चाहिए। क्लियर यहां तक। अब यहां पर देखिए, आगे इसका एग्जाम्पल बढ़ाते, लिख लिया यहां तक, अरे लिख लिया है, लिखने का तो कमेंट कर दो, वो तो दिख रहा है मुझे, लिख लिया। चलो आगे, अब आगे देखिए। अब यहां पर फिर से मैं राजपुत्र को लेता हूं, ध्यान से देखना। अब ये राजपुत्र है, ये फिर से दिमाग में डाल ले क्या, कि प्रदीप सर ने बताया था भाई ये समस्त पद है, ये समस्त पद है, और समस्त पद को ही क्या कहते हैं सर, सामासिक पद कहते हैं। क्या कहते हैं, सामासिक पद कहा जाता है। वाह जी वाह मेरे शेरो, बिल्कुल सही बात है। अब यहां पर एक और चीज आप देखेंगे, ये समस्त पद है, सामासिक पद है। अब इसका हम विग्रह करेंगे, ध्यान से देखिए। अब एक टर्म आएगी, आपसे पूछेगा एग्जामिनर विग्रह क्या होता है। अब यहां पर आप देखेंगे क्या, समस्त पद को विखंडित करने की क्रिया को, समस्त जो पद होता है, जो सामासिक पद होता है, समस्त पद को विखंडित, और विखंडित का मतलब यू नो वेरी वेल गाइस व्हाट आई वांट टू से, आई जस्ट वांट टू से, विखंडित मीन्स सेपरेट करना, मतलब अलग करने की जो क्रिया होती है। विखंडित मतलब अलग करने की, अलग करना, विखंडित करने की जो क्रिया होती है उसको विग्रह कहा जाता है। समस्त पद को विखंडित या अलग करने की क्रिया को क्या कहा जाता है, समझिए जी। यहां पर देखेंगे अलग करने की क्रिया को क्या कहा जाता है, यहां पर हम देखेंगे उसे विग्रह कहा जाता है। इसको याद रखिए। अब इसका विग्रह भी करेंगे, इसको समझेंगे भी, ठीक है, क्लियर। और ये जो समस्त पद होता है, इसमें दो पदों का गेम होता है। कौन कौन सा, पूर्व पद होता है जी, क्लियर, जो पहला पद कहा जाता है जिसको, ठीक है, पूर्व पद, या फिर उत्तर का मतलब बाद का या दूसरा होता है, ये आप याद रखेंगे। दो पदों का सारा गेम है। अब जो राजपुत्र है, ध्यान से देखिए, इसका विग्रह अगर हम करेंगे, राजा का पुत्र होगा। क्या होगा, राजा का पुत्र। अब यहां पर आपने गौर फरमाया हो तो ध्यान से देखिए, ये हमने इसका क्या किया, ये हमने इसका विग्रह किया। क्या किया,
विग्रह हमने किया। किसका जी? समस्त पद का विग्रह। विग्रह मतलब समस्त पद, जो समास के नियमों से निर्मित जो शब्द है उसको विखंडित किया, आपने अलग किया। तो यहां पर आप देखेंगे ये क्या है, ये आपका पूर्व पद है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? पूर्व पद। और यहां पर हम देखेंगे ये आपका क्या है, उत्तर पद है। तो यहां पर ये बात आप गांठ बांध लो, क्या किसी भी समास में पूर्व पद और उत्तर पद इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। ये आगे मैं आपको समझाऊंगा क्या होता है समास की। एक बार समझ लो, अब तक आपने क्या पढ़ा, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, संक्षेप, संक्षेपण, संक्षिप्तीकरण। चलो जी बढ़िया है। समास का विलोम शब्द एग्जाम में आएगा, कमेंट करो, बिल्कुल कमेंट करो। और सही आंसर है व्यास होगा, और 99% आपके एग्जाम में व्यास ही पूछा जाएगा, अदरवाइज विग्रह इसका आंसर हो सकता है। चलो जी बढ़िया है, यहां तक क्लियर। अब उसके साथ आगे और आप देखेंगे क्या क्या कि संधि का भी विलोम शब्द विच्छेद और विग्रह दोनों हो सकते हैं, क्योंकि ये अलग अलग बुक्स में अलग अलग मिलते हैं। दोनों पर फोकस रखिए। फिर यहां पर एक चीज हमें देखनी है, क्या यहां पर आप देखेंगे राजा और ये क्या है, पुत्र, दोनों शब्द हैं। बोलो यस और नो। तो अगला कंसेप्ट आप यहां पर क्लियर कर सकते हैं। समास की बात करें, ध्यान से देखिए। अगर हम समास को समझना चाहें, किसको जी? समास को। इसमें एक शब्द दूसरे शब्द के साथ मिला, राजा और पुत्र। बोलो यस और नो। तो यहां पर एक शब्द दूसरे शब्द के साथ मिलता है और विकार उत्पन्न जहां पर होता है, क्या होता है? विकार जहां पर होता है या विकार उत्पन्न जहां भी होता है, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर समास कहेंगे। अब इसको कैसे समझ सकते हैं? यहां तक लिख लिया है? लिख लिया होगा, मैं इतनी बीच में गैप दे रहा हूं, लिख लिया है। अब आगे देखो, अब यहां पर क्या होगा जी, समास की अगर हम बात करें, किसकी? समास की। तो इसमें क्या होगा, एक शब्द दूसरे शब्द के साथ टकराता है जी, और वो एक नया रूप लेता है। लेकिन यहां पर जो निकल कर आएगा उसे समस्त पद आप कह सकते हो, क्योंकि एक शब्द दूसरे शब्द के साथ मिला और जब वो समास के नियमों में बना समस्त पद, या फिर अभी मैंने बताया था रिपीट करते रहो, उसे सामासिक पद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सामासिक पद कहा जाता है। यहां तक क्लियर? वेरी गुड भाई, लिखते रहें। अब समास में क्या होता है, शब्दों एक शब्द दूसरे शब्द से मिलता है और विकार उत्पन्न होता है, तो उसे क्या कहा जाता है? समास कहा जाता है। फिर यहां पर क्वेश्चन आना चाहिए, और नहीं आ रहा है तो फिर भी आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है मेरे भाई, ये आपको देखना है। क्या अगर हम बात करते हैं संधि की, किसकी बात करते हैं? संधि की। संधि में क्या होता है दोस्तों, एक वर्ण दूसरे वर्ण के साथ टकराता है, एक वर्ण दूसरे वर्ण के साथ टकराता है और वहां पर विकार उत्पन्न होता है। तो पेपर में क्वेश्चन आता है क्या कि संधि में किसके मिलने से विकार उत्पन्न होता है? तो आपका आंसर क्या रहेगा? वर्ण के मिलने से। और यहां पर मैं आपको अगर एग्जैक्ट इसकी डेफिनेशन बताऊं, संधि को पहले तो देख लो, इसको क्या कहा जाता है, सभी को पता है, ज्वाइनिंग कहा जाता है। वेरी गुड। अब यहां पर देखेंगे, अगर संधि की एग्जैक्ट यहां पर मैं कहूं तो लिख लें प्रथम पद का अंतिम वर्ण। लिख लो, प्रथम पद का क्या होगा जी? अंतिम वर्ण। प्रथम पद का अंतिम वर्ण, और यहां पर अंतिम पद का प्रथम वर्ण। किसका जी? अंतिम पद का प्रथम वर्ण जब आपस में मिलेगा, तो यहां पर मैं आपको बता रहा हूं, टू द पॉइंट चल रहा है, लिख रहे हो ना, जब ये आपस में टकराएंगे और जो विकार उत्पन्न होगा साथियों, उसे संधि कहा जाता है। क्योंकि परिभाषा आपको पता होनी चाहिए। और मैं आपको एक और चीज आपको बता दूं बड़े काम की, क्या कि जब तक आपका बेस मजबूत नहीं होगा ना, कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आएगा। आप चीजों को सीधा पढ़ोगे, नहीं आएगा समझ में, गया वो समय। क्योंकि एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, अगर कंसेप्ट क्लियर है। जब आपको पता समास कैसे बनता, तो खुद भी समास बनाना आ जाएगा। और विग्रह कभी भी फिक्स नहीं होता, मैंने 1000 बार बताया। आप विग्रह पर अटक जाते हैं कि उस टीचर ने, फलाना टीचर ने ये बताया था, आप तो ये बता रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, समास कभी भी फिक्स होता ही नहीं है। एग्जामिनर किस मोड में पूछ रहा है वो आपको पता होना चाहिए। वो टीचर का अनुभव आपको बताएगा कि इस स्टेट में, XY स्टेट में, यूपी स्टेट में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर मैं राजस्थान की तैयारी कराऊंगा तो अलग ढंग से बताऊंगा, यूपी की कराऊंगा तो अलग ढंग से कराऊंगा, हरियाणा की, छत्तीसगढ़ की, बिहार की, MP की, तो ये वीडियो बाद में रोल आउट होगी, मुझे पता है। तो समास को समझने के लिए आपको एग्जाम्पल को रटना नहीं है,
आप अपने हिसाब से भी विग्रह कर सकते हैं। फिर उसके बाद दूसरी कंडीशन आती है कि हमें स्टेट के एग्जाम से, जो स्टेट का जो भी बोर्ड आपका एग्जाम ले रहा है उसने क्या माना था उसके आधार पर भी हमें आंसर देना पड़ता है। बहुत तरह के एग्जाम्पल है, आगे क्लियर कराऊंगा। यहां तक एक बार यस करके बताओ, समझ में आ रहा है? यस करके तुरंत बताइए, फिर आगे चलते हैं। बताओ, चलें आगे? वाह जी वाह। अब आगे हम चल लेते हैं, और ताकि आपको दिक्कत ना आए तो यहां पर हम एक और चीज देख लेते हैं। क्लियर? ये हो गया। अब अगले कंसेप्ट की अगर मैं बात करता हूं, सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा समास के भेद। आपके एग्जाम में पूछा जाएगा समास के भेद कितने हैं। यहां पर मैं बता दूं, मुख्य रूप से तो 4 हैं, सामान्यतः 6 हैं। मुख्यतः 4 हैं, सामान्यतः अगर बात की जाए किसकी, सामान्यतः अगर मैं बात करूंगा किसकी, सामान्यतः, तो कितने भेद हैं? 6 भेद हैं, जो कि आपको याद रखने। चलो जी, बढ़िया है, वेरी गुड, समझ में आ रहा है। अब सर कहोगे कैसे? अब इसके लिए भी हम एक और ट्रिक अपनाएंगे। यहां पर मैंने क्या लिखा? मैंने लिखा अब के तो सिलेक्शन दे दो, या दे ही दो। अब के तो सिलेक्शन दे ही दो। अब के तो सिलेक्शन दे ही दो, ये आपको याद रखना। दे ही, दोबारा लिखिए क्या? चलो, अब के तो सिलेक्शन दे ही दो कर लेते, यहीं पर कर लेंगे। एक्चुअली दोबारा लिखेंगे तो टाइम लगेगा, आपका टाइम, तभी तो मैं आज सीधा चल रहा हूं। तो यहां पर आप देखेंगे जो ट्रिक है ना, अब के तो सिलेक्शन दे ही दो, अब के तो सिलेक्शन दे ही दो, ये ट्रिक है, ये रामबाण है। कैसे आपकी पूरी हेल्प करेगी, देखिए, बड़े कमाल की है। यहां पर ऐसे क्या हो गया जी? ऐसे अगर हम बात करें तो क्या हो गया? अव्ययभाव समास हो गया। वैसे क्या हो गया जी? बहुव्रीहि समास हो गया। कैसे क्या हो गया सर? कर्मधारय हो गया। लिखते जाएं साथ के साथ, क्या हो गया? कर्मधारय, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। तैसे क्या हो गया गाइस? तत्पुरुष हो गया। क्या हो गया? तत्पुरुष। ये सामान्य रूप से भेदों को काउंट कर रहे हैं। और यहां पर इससे क्या बन गया गाइस? इससे बन गया आपका द्वंद्व समास। द्वंद्व को ऐसे लिखा जाएगा, जो द्वंद्व आप लिखते हैं बहुत सारी बुक्स में ऐसा होता है, वो गलत होता है, इसको याद रखिए। और यहां पर अगर मैं बात करूं, इसे क्या कहा जाता है? इसे द्विगु कहा जाता है, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब इसके साथ साथ आप यहां पर देखेंगे हमारे सामने जो भेद हैं, कितने आगे दोस्तों काउंट करो। पहला हो गया अव्ययभाव, दूसरा हो गया बहुव्रीहि, तीसरा हो गया कर्मधारय, चौथा हो गया तत्पुरुष, पांचवा हो गया द्वंद्व, छठा हो गया द्विगु। यहां तक मेरे ख्याल से आपको कोई समस्या नहीं आई होगी। और एक बार इस ट्रिक को कमेंट बॉक्स में लिख दो, अब के तो सिलेक्शन दे ही दो। लिखो एक बार जल्दी से, फटाफट, याद होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। अब के तो सिलेक्शन दे ही दो। यहां पर आपको वो मिलेगा जो सीधा एग्जाम में पूछा जाएगा। समस्त पद, पूर्व पद, उत्तर पद, सब कुछ समझ में आ रहा है? चलिए, प्रथम पद, पहला पद, सब कुछ आपको बता दिया। पानी पी लेता हूं एक बार जल्दी से, चलिए आगे। क्लियर? अब यहां से और क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्या आएंगे? जैसे सबसे पहले मैंने लिया अव्ययभाव। आज केवल बेसिक कंसेप्ट को क्लियर कर लो। कल से मतलब नेक्स्ट क्लास में क्या होगा, पूरे एक एक या दो दो समास को लेंगे, और जितने ज्यादा एग्जाम्पल मैं कराना चाहूंगा या कराऊंगा, उससे आपके अंदर चेंज आएगा। अव्ययभाव है जी। अब यहां पर ध्यान से देखो, इसका पहला पद प्रधान होता है। अब आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि अब मैं आपको बता चुका हूं कि कितने पद होते हैं। पहला पद, पूर्व पद, पहला, प्रथम या जो भी है, और दूसरा पद द्वितीय पद या उत्तर पद। ये नाम बताने के बाद ही तो समझोगे। तो पेपर में क्वेश्चन आता है क्या? किस समास का पहला पद प्रधान होता है? पहला पद क्या होता है जी? प्रधान होता है। बोलो यस और नो। चलो जी, बढ़िया है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। पहला पद प्रधान होता है, यहां पर आपने देखा। दूसरा, एक और चीज इसमें देखेंगे, पहला पद क्या होता है? पहला पद उपसर्ग होता है, ये आपको याद रखना है। चलो जी, बढ़िया है, यहां तक क्लियर।
अगले पॉइंट की अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, यहां पर आप थोड़ा ध्यान देंगे। द्विवृक्त शब्द, कोई भी डबल शब्द है या एक शब्द दो बार रिपीट हो रहा है, द्विवृक्त शब्द, द्विवृक्त शब्द क्या होते हैं? अव्ययभाव होते हैं। एग्जाम्पल मैं यहां पर बता दूंगा आपको, क्या होगा? अव्ययभाव। तो पेपर में क्वेश्चन यही आते हैं, और आगे जब मैं इसको कराऊंगा डिटेल में भी कराऊंगा। जैसे मैंने लिखा पल पल, क्या लिखा? पल पल, या फिर मैंने कहा दिन दिन। कुछ साथी, कुछ स्टूडेंट यहां पर गड़बड़ करते हैं। क्या गड़बड़ करते हैं मैं आपको बता देता हूं कि सर बीच में आपने तो बताया था, हमने तो पढ़ा था कहीं पर किताब में कि ये योजक चिन्ह जहां पर होता है वहां पर द्वंद्व समास होता है। बोलो आया ना ऐसा दिमाग में? किस किस के आया? अरे नालायको निकम्मो, योजक चिन्ह तो चलो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये इसका मतलब यही नहीं होता कि द्वंद्व होगा। यहां पर मैंने क्या बोला? कोई भी एक शब्द जब दो बार रिपीट हो रहा है, ये पल पल एक बार आया, दो बार आया, दिन एक बार आया, दिन दो बार आया, तो द्विवृक्त या रिपीटेड जो वर्ड होता है, या डबल वर्ड, डबल वर्ड तो नहीं कहेंगे, रिपीटेड जो वर्ड्स होते हैं वो किस में काउंट होते हैं? भले ही वो योजक चिन्ह के द्वारा जुड़े हो, क्योंकि आपने राजा रानी में देखा होगा योजक चिन्ह और पकड़ के आप आंसर दे देते हैं। तो ये बेसिक कंसेप्ट ये था कि पेपर में यहां से क्वेश्चन बनेगा। ये पहले भेद को हमने यहां पर एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट आगे देखिए, दूसरे की अगर मैं बात करता हूं, यहां पर है तत्पुरुष समास। अब ध्यान से देखना है, तत्पुरुष समास की जब हम बात करते हैं, किसकी? तत्पुरुष समास की जब मैं बात करता हूं, तो यहां पर आप देखिए क्या तत्पुरुष समास की अगर मैं बात करता हूं, दूसरा पद प्रधान होता है। सीधा क्वेश्चन एग्जाम में उठा, दूसरा पद क्या होता है? प्रधान होता है, याद रखें। ठीक है, क्लियर? मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं मेरे शेरों। दूसरा पद क्या होता है? प्रधान होता है। नेक्स्ट आगे आप देखेंगे, वेरी गुड। अब आगे देखिए, यहां पर एक और खास बात, भाई इसके दो उपभेद हैं। भाई कितने उपभेद हैं? सर दो उपभेद हैं इसके। कौन कौन से मेरे भाई? लो जी लिख लो यहां पर आप देखेंगे कर्मधारी और द्विगु इसके दो उपभेद में शामिल हैं। कौन कौन सा गाइस? कर्मधारी है और द्विगु। इनका भी पोस्टमार्टम इसी के साथ कर लेंगे। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं यहां पर, ताकि आपको दिक्कत ना आए, तो लिख ले अविभाव किया जी हमने समास अभी इससे पहले, तो आपने लिख लिया होगा अविभाव समास का जो बेसिक कंसेप्ट था हमने क्लियर किया। चलो जी बढ़िया है। दो भेद होते हैं यहां पर देखेंगे, पहला भेद कर्मधारी है, दूसरा ये सीरीज ऊपर नीचे कर सकते हैं। अब जी यहां पर दूसरा पद प्रधान है, तो यहां पर भी आपको गौर फरमाना है क्या मेरे दोस्तों, कि यहां पर अगर बात करें इनका भी दूसरा पद प्रधान होता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इनका भी दूसरा पद प्रधान होता है, याद रखिए। इनका भी दूसरा पद क्या होता है? प्रधान होता है, जो आपको याद रखना है। क्लियर गाइस? मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि भाई ये इसके दो भेद है। जब पिताजी के का दूसरा पद प्रधान है तो बेटों का भी दूसरा ही प्रधान होगा, इसको याद रखिए। अब अगला पॉइंट जो कि एग्जामिनर उठाता है, ये कारकाधारित समास है। कारकाधारित समास का मतलब क्या है? कारक की विभक्तियों पर आधारित है। तो पेपर में क्वेश्चन आएगा कौन सा कारकाधारित समास है? देन योर आंसर विल बी गाइस, बता दो मुझे एक बार जल्दी से। सर तत्पुरुष समास होगा। तत्पुरुष समास कारकाधारित समास है। दूसरा, यहां पर एक और क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है विभक्ति के आधार पर। किसके आधार पर? विभक्ति के आधार पर। विभक्ति के आधार पर, किसके आधार पर मेरे भाई? विभक्ति के आधार पर भेद कितने हैं? किसके? तत्पुरुष के, क्योंकि तत्पुरुष क्या है? कारकाधारित समास है। तो भाई यहां पर आपका आंसर होगा 6 भेद हैं। अब आप कहेंगे कि सर हमने तो पढ़ा था कारक के 8 भेद हैं, दिमाग में आ रहा होगा। कारक जिसे केस कहा जाता है, याद रखिए, केस कर दूंगा मैं आप पर। 8 भेद होते हैं, और इसकी विभक्ति जितने भेद होते हैं विभक्ति भी कितनी होंगी? विभक्ति भी कितनी है मेरे भाई? 8 है, और भेद की भी बात करें तो 8 है। ये तो नॉर्मल कंसेप्ट है, एग्जाम में आता है। लेकिन तत्पुरुष समास की जब हम बात करते हैं तो यहां पर आप देखेंगे सर हम तो इसके 6 भेद मानते हैं। कितने भेद मानते हैं भाई? 6। अब यहां पर क्वेश्चन फिर ये आना चाहिए सर, अगर हम 6 भेद मानते हैं तो वो 2 कौन से जो काउंट नहीं करते हैं? तो यहां पर नोट कर लें,
यहां पर नोट कर लो मेरे भाई, यहां पर आएगा कर्ता और कर्ता, कर्ता कर्ता कारक की विभक्ति का प्रयोग नहीं करते, पहला। दूसरा, फिर आप यहां पर देखेंगे क्या, कर्ता कारक है, फिर आगे हम देखेंगे आपका संबोधन, संबोधन जो कारक है, इनकी विभक्तियों का प्रयोग, याद करिए, इनकी विभक्तियों का प्रयोग हम नहीं करते हैं, तो 6 ही तो बच गए फिर भेद। इनको छोड़कर, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान, अपादान, ये आपने देखा होगा, संबंध हो गया, ये सारे के सारे तत्पुरुष में काउंट होते हैं और उनकी संख्या 6 है। इनकी संख्या लिख लो भाई, इनकी संख्या भेदों में नहीं की जाती, याद रखना, भेदों में नहीं की जाती है। लिख लो, सब कुछ काम का है, की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए। अब मैं आपको बता दूं, कर्मधारय, सीधा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, किस समास में उपमेय, आपको पता है ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में उपमेय और उपमान का संबंध होता है। किसका? उपमेय और उपमान का, इसी में होता है। किसमें भाई? विशेष्य और विशेषण। विशेष्य किसे कहते हैं बताओ, जल्दी से बता रखा है ना, विशेष्य और विशेषण का संबंध किसमें होता है? तो विशेष्य की अगर हम बात करें, संज्ञा और सर्वनाम को ही क्या कहा जाता है? विशेष्य। ये चीज पहले मैं आपको बता चुका हूं, इसको आप याद रखें, संज्ञा और सर्वनाम। तो भाई इसमें एक विभक्ति चलती है जो, इसकी खास बात है, जैसे नीलोत्पल, नीला है जो उत्पल, भाई इसमें भी दूसरा पद प्रधान होता है। लिख लो यहां पर, दूसरा पद, दूसरे पद को वैल्यू देते हैं, याद रखिए, किसमें? द्विगु में भी और कर्मधारय में भी। ठीक है, द्विगु में क्या होगा? पहला पद, ध्यान से देखिए, पहला पद क्या होगा? बिल्कुल आपने सही कहा, संख्यावाची विशेषण होगा। क्या होगा? संख्यावाची विशेषण होगा। ठीक है, बढ़िया है। इसके साथ साथ आप यहां पर देखेंगे संख्यावाची विशेषण है। ठीक है, और समस्त पद समूह का काम करेगा, ये पेपर में आएगा, समस्त पद समूह का काम करता है, इसको याद रखिए, ये पेपर में उठा हुआ क्वेश्चन है। क्या? किस समास का पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है? तो आपका आंसर क्या रहेगा? संख्यावाची विशेषण रहेगा। क्लियर? यस और नो? टू द पॉइंट चलो, सीधा पढ़ो, आगे भी रिपीट कर दूंगा, यहां तक क्लियर। अब यहां पर पहला, दूसरा और 4 भेदों को यहां पर हम लपेटे में ले चुके हैं। तो अब चलते हैं गाइस आगे। अब यहां पर हम 5वें भेद की बात करते हैं, जिसे क्या कहा जाता है मेरे शेरों? इस बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करके आना, फिर समाज समझ में आएगा और यहीं से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। अब हम बात करते हैं बहुब्रीहि समास के बारे में। किसके बारे में? बहुब्रीहि समास के बारे में। अब यहां पर देखिए गाइस, इसकी अगर हम बात करें तो यहां पर खास बात क्या है? समासों का राजा कहा जाता है। किसका? समासों का राजा, पहला पॉइंट। फिर है अन्य पद प्रधान समास। क्या है? अन्य पद। अब अन्य पद प्रधान का मतलब क्या है? हमारे पद कितने होते हैं जल्दी से बताओ? वेरी गुड, वेरी गुड, सही सोचा। पद कितने होते हैं? 2। यहां पर हम देखेंगे, हम वैल्यू किसको देते हैं? ना तो प्रथम पद को देते हैं, ना उत्तर पद को। मेरी बात समझ में आ रही है गाइस? यहां पर आप देखेंगे कि ना तो हम वैल्यू दे रहे हैं प्रथम पद को और ना हम वैल्यू दे रहे हैं द्वितीय पद को। हम दोनों को ही वैल्यू नहीं देते हैं, तो ऑब्वियसली किसी अन्य पद को हम वैल्यू देंगे। बोलो यस, क्लियर जी? या फिर इसी पॉइंट को एग्जामिनर आपके सामने कैसे रखेगा? देखो भाई कैसे रखेगा, यहां पर क्वेश्चन आता है, अपने आप समझो, समझने की कोशिश करें। तीसरा पद प्रधान समास होता है। तीसरा पद, भाई पहले को वैल्यू नहीं दी, दूसरे को नहीं दी, तो अन्य को दी। और ये अन्य ही क्या होता है? जैसे देखो, ना मुझे वैल्यू दो, ना मैं आपको दूं, ऑब्वियसली मैं किसी और को दूंगा। या फिर कोई और व्यक्ति है, ना आपको वैल्यू दे रहा है, ना मुझे दे रहा है, वो किसी और को दे रहा है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरा क्या हो गया? अन्य ही तो हो गया। समझ में आ रही है बात? बोरिंग फील कर रहे हो? लिख लो इसे, ये बेस मजबूत करेगा, इसके बाद समाज समझ में आएंगे। पूरा पढ़कर आना है अगली बार। तो यहां पर लिखेंगे तीसरा पद क्या होता है? प्रधान होता है, इसको याद रखना है। ठीक है, इसके साथ साथ
भाई इसमें नोट करिए, ये पॉइंट बड़ा प्यारा है जो कि आपके काम आएगा। पहला पद क्या होता है? पहला जो पद होता है, पहला पद जो होता है संख्यावाची होता है। ध्यान से देखना। अब आप कहेंगे सर आप तो कंफ्यूज कर रहे हो, देवगु में भी बताया पहला पद संख्यावाची होता है, लेकिन समस्त पद या सामासिक पद, समस्त पद या फिर सामासिक पद, ये तो समझ में आ रहा है ना। सामासिक पद समूह का काम नहीं करता है। समूह का काम नहीं करता है। समझ में आ रही मेरी बात? यहां तक लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। कभी कहो, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, कभी कहो सर आप तो रटा रहे हो। देखो भाई यहां पर जैसे मैंने लिखा दशानन, यस और नो। भाई 10 की अगर मैं बात करता हूं गाइस, तो 10 संख्यावाची है। हाँ जी, है ना। आनन है, इसका मतलब क्या होता है? मुख होता है। अब आप कहेंगे सर ये तो वो ये भी हो सकता है, देवगु क्यों नहीं है? क्योंकि रावण को डिनोट कर रहा है। 10 आनन है जिसके रावण, ये हमने ये नहीं कहा 10 आननों का समूह। अगर इसका विग्रह करके एग्जामिनर ने पूछ लिया, अगर इसका विग्रह करके एग्जामिनर ने पूछ लिया, तो सीधा आप बताओगे कि भाई अगर उसने कह दिया 10 आननों का समूह, फिर दिवगु हो सकता है। डिपेंड करता है विग्रह के ऊपर, डिपेंड करता है कौन सी स्टेट एग्जाम ले रही है, डिपेंड करता है कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे गए। मेरी बात शायद दिलों तक पहुंच पा रही है। इसका बेस मजबूत कर लेना, ठीक है। टू द पॉइंट, चलो फायदे में रहोगे। नहीं तो टॉपिक ना कई सालों में कवर होता है, 2 से 3 सेशन में, हार्डली 3 में इसको कंप्लीट कर लेंगे। यस करिए और आगे चलता हूं मैं, नहीं तो आगे भी नहीं चलूंगा भाई साहब। चलिए इधर, अब आगे देखिए, ये बेस मजबूत करने वाला सेशन है। फिर हम बात करते हैं द्वंद्व समास। बेसिक नॉलेज तो लोगे ना भाई। अब पेपर में आएगा जो द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व जो समास होता है जी, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? देखो जी, इसके अगर मैं शाब्दिक अर्थ की बात करूं, किसकी शाब्दिक अर्थ की अगर मैं बात करता हूं, तो आप यहां पर देखेंगे शाब्दिक अर्थ होता है युगम या जोड़ा। क्या होता है जी? युगम या जोड़ा। चलो जी बढ़िया, यहां तक समझ में आ गया, वेरी गुड। नेक्स्ट आगे देखो साथियों, अब यहां पर एक चीज आपको याद रखनी है, दोनों पद प्रधान होते हैं, बस ये याद रखना आपको। दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। इसके साथ साथ आप एक और चीज देखेंगे, ये एक ऐसा समास है, कैसा समास है? इसमें योजक चिन्हों का लोप हो जाता है, केवल यही समास है, या योजक चिन्हों से संबंधित योजक चिन्हों का लोप हो जाता है। किसका? योजक चिन्हों का लोप हो जाता है। यह आपको याद रखना है, ठीक है। अब तक हमने जो पढ़ा मैं आपको बता दूं, आज हमने समास के बारे में डिस्कस किया। उम्मीद है कि आपको भाई समझ में आया होगा, और आपको मैं कह रहा हूं केवल इस सेशन को 2 से 3 बार देखो। अच्छा लगे तो नीचे ऑफलाइन कमेंट करें। टू द पॉइंट, यहां से भी आपके 5 से 6 क्वेश्चन इसी सेशन से आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। एक और खास मैं आपको खास बात बता दूं, क्या इसको अगर पढ़ लिया, समास में दिक्कत आ जाए तो मुझे बता देना। ये बेसिक है, ये आधार है। देखिए, किसी भी चीज की नींव मजबूत कर दो। मेरा एक ही टारगेट है, क्या कि हमें मीन्स मुझे आपकी नींव को मजबूत करना। कोई भी टॉपिक को मैं पहले बेस क्लियर करता हूं। जब आपका बेस क्लियर होगा ना, जब आपको ये नहीं पता पूर्व पद क्या है, उत्तर पद क्या है ना, ये फिर चीजें आप कर नहीं पाओगे। यहां पर एक पॉइंट और लिख लो, क्या यहां पर एक पॉइंट रह गया बातों बातों में, इसका विग्रह। इसका जो विग्रह होता है ना, वाक्यात्मक होता है। केवल यही एक ऐसा समास है, विग्रह वाक्यात्मक होता है। क्या होता है जी? वाक्यात्मक। जैसे 10 आनन है जिसके, यू नो गाइस, क्या होता है? वाक्यात्मक होता है।
शब्दात्मक ना होकर। ये चीजें आपको याद रखनी है और मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि तुम्हारे अंदर चेंज आएगा, लेकिन चेंज जब तुम लाना चाहोगे। वी कैन टेक द हॉर्स टू द वाटर बट वी कांट मेक हिम ड्रिंक। इसको याद रखिए और सब कुछ आपको समझ में आएगा, बशर्ते मेहनत करो यार। आप सोचते हो मैं मेहनत भी ना करूं और सिलेक्शन हो जाए और सक्सेस मिल जाए। आपको पता है इन फैक्ट्स को निकालने के लिए मैंने कितनी मेहनत पहले की होगी, अब कर रहा हूं, बार बार करता हूं ताकि स्टूडेंट को सीधा वही मिले जो वो चाहता है। इसके लिए मुझे भी मेहनत करनी पड़ती है। अगर मैं मेहनत करनी छोड़ दूं तो मेरा कॉन्फिडेंस यहां पर डाउन होगा। अगर मैं मेहनत करना छोड़ूं तो मुझे समझाने में मुझे दिक्कत आएगी, लेकिन अगर मैं मेहनत कर रहा हूं तो मुझे समझाने में दिक्कत नहीं आती है। आपसे कोसों दूर हो लेकिन आप चाहते क्या हो, यहां पर मैं पता कर लेता हूं। रीजन क्या है? आपसे फ्रेंडशिप हो गई है, ये जो कैमरा मुझे आप तक पहुंचा पा रहा है इससे दोस्ती हो गई है। आपका एक कमेंट मुझे बता देता है कि आपका लेवल क्या है। आप टेस्टिंग कर रहे हो या अपना टेस्ट दे रहे हो या टेस्ट ले रहे हो, या फिर आपको कौन सी डोज की आवश्यकता है कि आपका लेवल अप हो जाए और आपका सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि आपका सिलेक्शन आपके मां बाप के सपनों को पूरा करेगा। और कोशिश करें कि भाई देखो ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल नॉट पॉसिबल कि हर सेशन में किसी का नाम लिया जाए और बोला जाएगा, ये नहीं। आप ऑफलाइन कमेंट करो, आपके ऑफलाइन कमेंट में स्टेटस पर लगाता हूं, आप देखो, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है। लेकिन आप पॉजिटिव माहौल बनाए रखे, कोई एक्स्ट्रा बातें करता है तो उस पर आप ही लगाम लगाएंगे। मुझे ना कहना पड़े, मुझे ना रोकना पड़े, सोनू मोनू रुक जा मेरे भाई, नहीं। आप अच्छा माहौल बनाओ और इस चेन को बढ़ाते जाइए, क्योंकि सतह से पता तक एक आगाज है, क्रांति है, ये देश में फैलेगा। अगर आप इसे समझेंगे, अगर आपको लगता है कि इससे मुझे पॉजिटिविटी मिल रही है, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है, तो इस चीज को आप दूसरे तक ट्रांसफर कीजिए। जैसे होता ना, किसी की हेल्प करने की बजाय, थैंक यू लेने के बजाय उसे कहिए कि इस चीज को आप दूसरे तक पहुंचाइए। अगर आपको लगता है कि मेरे कंटेंट और कंसेप्ट से आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है, मेरे बोलने से या सुनने से, समझने से आपके अंदर एक आग लगती है, तो उस आग को दूसरे तक ट्रांसफर कीजिए, लेकिन सही जगह जो चाहता है। आपको लगता है कोई हताश है, निराश है, तो उसे समझाने की कोशिश कीजिए। समझाने से कोई समझता नहीं है, लेकिन एक बार प्रयास कर सकते हो और हमें लगातार प्रैक्टिस करनी है नेगेटिव जोन से बाहर निकलने की, नहीं तो अटक कर रह जाओगे और उससे आपका नुकसान होगा। ठीक है, ज्यादा इमोशनल करूंगा नहीं, तो थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज के लिए बस इतना ही और मैं अपनी क्लास का टाइम बता देता हूं। मेरी क्लास का टाइम क्या चल रहा है? 11 AM आता हूं, थ्योरी पढ़ाकर जाता हूं। 1 PM आता हूं, MCQ कराकर चला जाता हूं। ठीक है, फिर हिंदी का टाइम 6 PM आता हूं, फिर तुम्हें पढ़ाकर MCQ चला जाता हूं। फिर मैं 8 PM आता हूं, फिर आपको पढ़ाकर चला जाता हूं। ये थ्योरी की क्लास होती है और इन थ्योरी की क्लासेस से जो आपके अंदर चेंज आ रहा है ना, ऑफलाइन कमेंट जरूर करना। इनमें से मेरी 3 क्लासेस सिलेक्ट कर लो, कम से कम 2, ज्यादा से ज्यादा 3। अगर तुम्हारे अंदर सब कुछ चेंज ना है ना, क्योंकि मैं अपने सेशन में याद कराता हूं, ये नहीं कि मैंने पढ़ाया और टाइम पास करके चला गया, नहीं। जब तक तुम्हें याद नहीं होगा आगे नहीं बढ़ूंगा। बता देना कि सर ये क्लियर नहीं, दोबारा कराऊंगा, 1000 बार कराऊंगा, 2000 बार कराऊंगा, लाख बार कराऊंगा, हार नहीं मानेंगे। दर्द होगा, तकलीफ होगी, सहेंगे, पर आगे चलना, मेहनत करनी है। और यही चीज मैं आपके अंदर चाहता हूं कि हर तूफानों में हम अपनी कश्ती को क्या करेंगे, पार लगा देंगे। ओके, ऊपर वाला सब देखता है कि क्या हम काम अपनी शिद्दत से कर रहे हैं, तो ये कायनात सब देख रही है कि मैं कैसे काम कर रहा हूं, आप कैसे काम कर रहे हैं। तो कायनात को हमारा साथ देना पड़ेगा, क्योंकि दिल से निकली हुई आवाज दूर तक जाती है, उसे परमात्मा सुनता है। हाँ, उसको आपके अंदर बैठी आत्मा सुनती है कि हाँ, कोई व्यक्ति इतनी शिद्दत से जब हमारे लिए मेहनत कर रहा है, तो यार मैं क्यों ना उसका साथ दूं। उम्मीद है कि आप मेरा साथ देंगे, सतह से पता तक का साथ, मेरा साथ, और मैं आपका भी साथ दूंगा। मैंने आपका हाथ और साथ कभी नहीं छोड़ा, ना छोड़ने वाला हूं। और मेरे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए प्रदीप सर के साथ। हिंदी भाई प्रदीप सर। अच्छा लगे तो ऑफलाइन कमेंट करना, अपने दोस्तों को जरूर बताएं। माँ बाप के सपनों को पूरा करने का वादा ठानिए। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। सतह से फतह तक मिलते हैं अगले सेशन में बहुत ही भयंकर कंटेंट और कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए राम राम, राधे राधे, सतह से पता तक मुस्कुराते रहा करो। बाय बाय, टेक केयर।